तो बच्चों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर से, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। तो बच्चों सबसे पहले तो हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं। देखिए हमारी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है। 2010 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन है 1.24 बिलियन। 124 के पीछे 7 टाइम्स जीरो लगाएं तब बनता है 1.25 बिलियन, 24 बिलियन। तो आप सोच पा रहे होंगे कितना बड़ा अमाउंट है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की। तो इतने बड़े क्राउड में, इतने बड़े क्राउड की कुछ पॉजिटिव साइड्स होंगी और कुछ नेगेटिव साइड्स भी होंगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस पॉपुलेशन की, इतनी बड़ी पॉपुलेशन की कुछ पॉजिटिव साइड सोच के बताइए कि क्या क्या पॉजिटिव साइड्स हो सकती है, तो क्या आप सोच पाएंगे? मुश्किल है। पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन की नेगेटिव साइड सोच के बताइए, नेगेटिव साइड ऑफ पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन की नेगेटिव साइड सोच के बताइए, तो क्या आप सोच पाएंगे? बिल्कुल सोच पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी आपके दिमाग में शायद चल रही होगी वो है फूड की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में फूड की। आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि कोई XYZ स्टेट में कुछ नंबर ऑफ किड्स हैं, कुछ नंबर ऑफ लोग हैं जो फूड की कमी की वजह से मर गए। ऐसी न्यूज हमें फ्रीक्वेंटली सुनाई देती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने की। सेकेंड प्रॉब्लम जो आती है वो है लैंड की, लैंड और यू कैन से हाउसिंग। इतने लोगों को रहने के लिए घर ही नहीं है, लोगों को सड़कों पे सोना पड़ रहा है। गरीब लोग हैं वो सड़कों पे सोते हैं, कच्चे मकान बना के रहते हैं, वहां सोते हैं, वहां रहते हैं। सो लैंड एंड हाउसिंग, दिस इज अनदर वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय इंडिया टुडे। थर्ड प्रॉब्लम भी शायद आप सोच पा रहे होंगे, वो है एजुकेशन की। एजुकेशन, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसमें से बहुत ही कम पॉपुलेशन है जो कि लिटरेट है। काफी बड़ा नंबर ऐसा है जो कि लिटरेट नहीं है। इसका बहुत लॉसेस भी हैं, इसको अभी हम डिटेल में भी देखेंगे। दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव साइड ऑफ पॉपुलेशन। ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो कम लोग पढ़ पा रहे हैं। अगर कम पॉपुलेशन होती तो सभी लोगों पे, सभी इंडिविजुअल्स पे ध्यान दिया जा सकता था, सभी लोगों को आराम से पढ़ाया जा सकता था। पर क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो इतना बड़े अमाउंट में लोगों को एजुकेट करना मैनेज नहीं हो पा रहा है। उसके बाद में जो अनदर प्रॉब्लम जो आप सोच पा रहे होंगे शायद, वो है एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट, अब इतनी पॉपुलेशन को एम्प्लॉय भी तो करना होगा, जब भी तो वो कुछ पैसा अर्न कर पाएंगे। जब कुछ अर्निंग ही नहीं होगी तो वो कैसे तो लैंड या हाउस परचेज करेंगे, कैसे वो फूड परचेज करेंगे, कैसे वो एजुकेट होंगे। तो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत नेसेसरी चीज है। इसके बाद एक और चीज शायद आपके दिमाग में आ रही होगी, वो है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी, अब इस पॉपुलेशन को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने के लिए प्रॉपर नंबर ऑफ डॉक्टर्स चाहिए, प्रॉपर नंबर ऑफ हॉस्पिटल चाहिए, नर्सेस चाहिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्या वो सब प्रोवाइड हो पा रहा है? अगर पॉपुलेशन कम होती तो ये बर्डन भी कम होता, पर क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये मेडिकल का बर्डन भी बहुत ज्यादा है। तो देखिए नेगेटिव साइड्स तो हम बहुत सारी सोच पा रहे हैं पॉपुलेशन के लिए, पर हम पॉजिटिव साइड्स तो कितना भी दिमाग पे जोर लगा रहे नहीं सोच पा रहे। पर इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के हमारे पॉजिटिव साइड्स क्या हैं। तो चलिए अब हमारे चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं, वेयर वी आर अज्यूमिंग पीपल एज रिसोर्स। तो बच्चों चलिए पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली टर्म है एसेट। एसेट क्या होता है? एसेट का मतलब होता है यूजफुल और वैल्यूएबल पर्सन, थिंग और क्वांटिटी। और एक और जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो है लायबिलिटी की। एक और जो टर्म इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे वो है लायबिलिटी। वो क्या होता है? अ स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। अगर कोई चीज यूजफुल है या कोई पर्सन यूजफुल है या वैल्यूएबल है, उसे हम एसेट बोलते हैं, और जिम्मेदारी को बोलते हैं हम लायबिलिटी। इनको समझने के लिए, इन टर्म्स को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक गरीब किसान है, बहुत पुअर फार्मर है ये। इसकी वाइफ है और इसके दो बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है और एक छोटी बेटी है। इसके अलावा इसके पास एक फार्म है, उसमें इसके पास में 2 बुल्स हैं। अब हमें यह बताना है कि इस फार्मर के लिए एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या क्या है।
तो सबसे पहले एसेट की बात करते हैं। तो एसेट क्या है? अ यूजफुल और वैल्यूएबल पर्सन। अगर पर्सन की बात करें तो इस फार्मर के लिए यूजफुल पर्सन कौन होगा? इसका बेटा होगा यूजफुल पर्सन। वैसे तो देखेंगे आप, वैल्यूएबल और यूजफुल की बात करें तो इसकी जो बेटी होगी वो भी इसके लिए यूजफुल और वैल्यूएबल होगी, इसकी वाइफ होगी वो भी इसके लिए यूजफुल और वैल्यूएबल होगी। पर बच्चों ये जो बात है वो इमोशंस की है। अगर हम इकोनॉमिक के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो इस फार्मर के यूजफुल सिर्फ इसका बेटा ही है, बड़ा बेटा है, तो इसकी फार्मिंग में हेल्प करता होगा। भैया इसके पास फार्म है, इसमें इसको फार्मिंग करनी है, तो इसके लिए काफी सारा लेबर चाहिए होगा, और लेबर के लिए इसका जो बेटा है वो काफी हेल्प करता होगा। तो इस फार्मर के लिए इसका बेटा बहुत यूजफुल और वैल्यूएबल है, इसलिए इस फार्मर के लिए इसका बेटा एक एसेट है। मगर वही बात करें इस बेटी की, इस फार्मर की जो बेटी है वो इसके लिए लाइबिलिटी है, वो इसके लिए एक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये अभी पढ़ रही है और अभी ये कुछ अर्न भी नहीं करती है, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस फार्मर की। वैसे इसकी वाइफ की बात करें तो भी वाइफ क्या है? इस फार्मर की एक लाइबिलिटी है। फिर देखिए बात करते हैं यूजफुल पर्सन, थिंग और क्वांटिटी। तो थिंग में अगर बात करें तो देखिए बुल्स और ये फार्म है, वो क्या है? वो इस फार्मर के एसेट्स हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा एसेट और लायबिलिटी क्या क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज ये फैमिली है, ये सपोज चलिए आपकी फैमिली है, इसमें ये आप बैठे, ये आपकी सिस्टर है, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर एंड मदर। ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो आपके ग्रैंडफादर है वो एक रिटायर्ड पर्सन है, और आपकी जो ग्रैंड मदर और जो आपकी मदर है वो दोनों हाउसवाइफ्स हैं। तो आपके फादर अर्न करते हैं, आपके पूरी फैमिली में अर्निंग सोर्स क्या है? आपके फादर है। तो आपके फादर की इस पूरी फैमिली में एसेट क्या है? कोई भी नहीं। पर इनकी लाइबिलिटी कौन कौन है? एक तो आप है, आपकी बहन है, आपके दादा है, आपकी दादी है और आपकी मम्मी है। ये सब लोग आपके फादर की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर बच्चों वैसे अगर इमोशनली देखा जाए तो आपके फादर के लिए ये जितने भी लोग बैठे हैं ये सभी लोग एसेट ही तो हैं। ये सभी लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही वैल्यूएबल हैं, बहुत ही यूजफुल हैं। मगर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात करें तो ये सब लोग आपके फादर की लाइबिलिटी हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं इसको, तो उसके बाद थोड़ा आपको और क्लियर होगा। बच्चों आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, तो ये किताबें पढ़ के आप क्या गेन करते हैं? नॉलेज। क्या गेन करते हैं? नॉलेज। तो जो नॉलेज है वो आपकी क्या है? जो नॉलेज है जो आप गेन कर रहे हैं वो नॉलेज क्या है? आपकी एसेट। क्या है? वो एसेट है। वैसे अगर आप कुछ काम सीख रहे हैं तो वो क्या हुई? वो भी एक तरह की आपकी एसेट हुई, क्योंकि देखिए डेफिनेशन में हम कह रहे हैं यूजफुल और वैल्यूएबल क्वालिटी। तो नॉलेज क्या है? एक तरह की क्वालिटी तो है। तो ये क्वालिटी क्या हुई? आपकी एसेट हुई। नॉलेज क्या हुई? आपकी एसेट हुई। तो आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वो चीज आपके लिए यूजफुल है, वो चीज आपके लिए वैल्यूएबल है, वो आपकी एसेट है। सो आई होप आपको एसेट और लाइबिलिटी के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया हो, आपको समझ में आ गया हो एसेट क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होता है। एसेट क्या होता है? कोई भी यूजफुल और वैल्यूएबल पर्सन, थिंग और क्वालिटी। और लाइबिलिटी क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, जिम्मेदारी, उसे बोलते हैं लाइबिलिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा जो चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, उसमें हम ये पढ़ने जाएंगे कि पॉपुलेशन इज एन एसेट एंड नॉट एन लाइबिलिटी। पॉपुलेशन क्या है? एक कंट्री के लिए उसकी पॉपुलेशन एसेट होती है, लाइबिलिटी नहीं होती है, जिम्मेदारी नहीं है, वो एसेट है, वो वैल्यूएबल एंड यूजेबल पीपल है। ये हमारी जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो वैल्यूएबल एंड यूजेबल पीपल है, पर्सन है। पर जो पिछले चैप्टर में स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसमें हमने देखा था कि किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। 4 रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या क्या होती है? वो लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो बच्चों ये ह्यूमन कैपिटल क्या है, चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए जो हमारी पॉपुलेशन है
पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। अगर इस पॉपुलेशन को हम एजुकेट करें, क्या करें, एजुकेट करें, ट्रेन करें एंड इसको प्रॉपर मेडिकल केयर दें, तो ये हमारा ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, ह्यूमन कैपिटल। सो पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज when invested with education, training and medical care, then it becomes human capital. So population of country plus investments equal to human capital. हम एजुकेशन को, ट्रेनिंग को और मेडिकल केयर को इन्वेस्टमेंट क्यों बोल रहे हैं, इसको समझते हैं। देखिए, अभी तो आप बच्चे हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आप में इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है, आपको एजुकेट करा जा रहा है, ठीक है। अब आपको जो आज एजुकेशन दी जा रही है, वो एजुकेशन आगे जाके आपको कॉलेज लाइफ में काम आएगी, तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट ही तो हुआ। जो आपको पहले पढ़ाया था वो आपको आगे जाके बेनिफिट दे रहा है, वो आपका इन्वेस्टमेंट था। अब जो आप कॉलेज में पढ़ेंगे, उसके बाद में आप उसको ट्रेनिंग में यूज करेंगे, अपनी कंपनीज में यूज करेंगे। तो कॉलेज में क्या किया गया, कॉलेज में आपको ट्रेनिंग दी गई, आपको एजुकेशन दी गई। वही ट्रेनिंग और वही एजुकेशन आगे जाके आपको एक सक्सेसफुल एम्प्लॉयर बनाता है, या आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाता है, या जो भी आपका करियर होता है, जो भी आपका प्रोफेशन होता है, आपको उसमें सक्सेस जब भी मिल पाती है तब जब आपके प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर होते हैं। और प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट की तरह इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको पहले वो चीज पढ़ाई गई, पर वो आपके बाद में काम आ रही है। ट्रेनिंग, आपको डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट मौके पे आपको अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दी गई। जैसे आपको घरों में, स्कूल्स में मैनर्स सिखाए जाते हैं, टेबल मैनर्स सिखाए जाते हैं, लोगों से बात करनी बताई जाती है, वो सब चीजें क्या है, वो सब है आपकी ट्रेनिंग। इसके अलावा जब आपको कंपनी में जाना होता है तो आपको कंपनी में जाने के लिए भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि आपको कंपनी में आखिर काम करना कैसे है। तो ये सब चीजें क्या है, ये ट्रेनिंग क्या है, ये भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये चीज आपको आज सिखाई जा रही है और कुछ सालों बाद में, कुछ टाइम बाद में आप उनको यूज करेंगे। वैसे मेडिकल केयर, बचपन से लेके आज तक आपका ध्यान रखा गया मेडिकल में, आपको पोलियो की दवाई पिलाई गई थी, जिसका असर आज भी तो दिख रहा है। ये क्या था, एक इन्वेस्टमेंट ही तो था। तो जब किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट किया जाता है तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो होता है ह्यूमन कैपिटल। एंड वी कैन डिफाइन ह्यूमन कैपिटल एज, ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन पब्लिक। जो पब्लिक में स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज का जो एम्बॉडीडमेंट होता है, एम्बॉडीड का मतलब टू बिकम अ पार्ट ऑफ बॉडी, जब ऐसा किया जाता है उसे बोलते हैं हम ह्यूमन कैपिटल। सो ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन पब्लिक। सो आई होप आपको ह्यूमन कैपिटल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम देखते कि टाइटल जो है चैप्टर का, पीपल एज रिसोर्स, इसका क्या मतलब हुआ। तो बच्चों, पीपल एज रिसोर्स को समझने से पहले हमें समझना होगा कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है। रिसोर्स, तो देखिए, रिसोर्स को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि रिसोर्स क्या होती है, अवेलेबल एसेट। अवेलेबल एसेट, हमारे पास जो एसेट्स अवेलेबल है उन्हें हम रिसोर्सेस बोल सकते हैं। सो पीपल एज रिसोर्स is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and ability। तो बच्चों, वो लोग, वो पीपल जिनमें कुछ प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी है, वो क्या है, वो कंट्री के लिए एक एसेट है। और रिसोर्स का मतलब हुआ कि अवेलेबल एसेट, जो एसेट हमारे पास अवेलेबल है। सो पीपल, those people who have productive skills and ability, they are as resource, they are our available assets।
तो हमारे पास में बहुत सारे रिसोर्सेज होती हैं। कैसी कैसी रिसोर्सेज होती हैं? देखिए, एक तो हमारे पास होती है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स आपने अभी देखी थी। फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नेचुरल रिसोर्स, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स। तो अगर इसको भी हम ऐसे ही एक्सपेंड करें तो नेचुरल अवेलेबल एसेट, जो एसेट्स अवेलेबल है हमें नेचुरली, जैसे मिनरल्स, वाटर्स, सॉइल एंड सो ऑन, दे आर कॉल्ड नेचुरल एसेट्स, नेचुरल रिसोर्सेज। वैसे ही साइंस में आपने पढ़ा होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हुआ? वो एसेट्स, वो अवेलेबल एसेट्स जिन्हें रिन्यू करा जा सकता है, जैसे सन, एयर, विंड, वाटर एंड सो ऑन। वैसे नॉन रिन्यूएबल भी पढ़ा था आपने, पेट्रोलियम, कोल और ये सब। वैसे अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। तो जैसे नेचुरल रिसोर्स के लिए हम बात करते हैं, से वाटर, तो वाटर के लिए हम कह सकते हैं कि वाटर हमारे पास अबंडेंस में है। रिन्यूएबल रिसोर्स के लिए हम कैसे कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी हमारे पास अबंडेंस में है। वैसे ही आप क्या सोचते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेस ही अगर हमारे पास अबंडेंस में हुआ तो क्या वो अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल अच्छी बात है। अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स, इसका मतलब हमारे पास में ऐसे पीपल हो, ऐसे कंट्री में ऐसे वर्किंग पीपल हो जिनमें प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी हो, तो ऐसे लोग हमारी कंट्री के लिए कितने बेनिफिशियल रहेंगे। इसका मतलब है जितनी पॉपुलेशन होगी और जितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा उतना किसी कंट्री के लिए अच्छा होगा। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसे रिसोर्स है जो रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स या फिर और किसी भी टाइप के रिसोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इसकी इंपॉर्टेंस अब समझ में आ रही होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप सब जानते ही होंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, उन्हें बताया गया फार्मिंग की नई टेक्नोलॉजीज के बारे में, इंप्रूव प्रोडक्शन टेक्निक्स के बारे में। उससे क्या हुआ? उससे रिजल्ट ये निकला कि हमारे हाथ में इंक्रीज्ड आउटपुट और इंक्रीज्ड यील्ड इन स्केर्स लैंड रिसोर्स। स्केर्स लैंड रिसोर्स होने के बावजूद भी हमने हाई आउटपुट दिया, हाई यील्ड दिया। क्यों दिया? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में लोगों को नॉलेज दी गई, लोगों को ट्रेनिंग दी गई, फार्मर्स को नॉलेज ट्रेनिंग दी गई, उससे उन्होंने ज्यादा आउटपुट में उन्हें मिला। और सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन की क्यों बात करें, इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, इंडिया का आईटी सेक्टर, अगर इंडिया के आईटी सेक्टर की बात करें तो वहां पे भी क्या हुआ? एजुकेटेड एम्प्लॉयज वहां पे जब काम करने लगे, दे आर वर्किंग ऑन हायर पोजीशंस एंड स्टार्टेड टू अर्न मोर एंड मोर सैलरीज। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज को और एनहेंस कर दिया, और ज्यादा इंप्रूव कर दिया, और ज्यादा बेटर कर दिया। सो when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. So when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. तो बच्चों, अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास पॉपुलेशन है, उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ह्यूमन कैपिटल। पर ये ह्यूमन कैपिटल ऐसे कैसे इन्वेस्टमेंट से बन जाएगा? ऐसे ही थोड़ी ना, कोई इन्वेस्टमेंट करा बस और ह्यूमन कैपिटल बन गया। अब ये जो पॉपुलेशन है, अगर वो इस इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट ही ना ले तो, जैसे कि एक बच्चा है, अ बॉय, उसको हमने बहुत सारी एजुकेशन दे दी, तो क्या वो ह्यूमन कैपिटल में आ जाएगा?
नहीं आएगा। ये बच्चा तो पढ़ाई करना ही नहीं चाहता, ये बच्चा चाहता ही नहीं है कि ये एजुकेट हो। अगर ये एजुकेट ही नहीं होगा तो ये ह्यूमन कैपिटल में कैसा आएगा? देखिए, इस चीज को दो कहानियों से समझते हैं। एक दो छोटी छोटी से हम कहानी सुनते हैं। तो बच्चों, ये स्टोरी है सकल नाम के एक लड़के की। देखिए, एक गांव था, उसका नाम था सीमापुर। सीमापुर गांव में एक फैमिली रहती थी जिसमें दो भाई थे। एक भाई का नाम था बूटा चौधरी और दूसरे का नाम था श्याम। तो जो बूटा चौधरी था वो एक फार्म लेबर था और इसकी वाइफ का नाम था शीला चौधरी, कैटरीना कैफ नहीं, शीला चौधरी। और जो श्याम था वो 10th पास था, मैट्रिकुलेट था, पर ये काम नहीं करता था, कुछ इसकी जॉब नहीं लगी क्योंकि इसने 10th पास करी थी, इसके आगे ये पढ़ाई नहीं, तो इसकी कहीं जॉब नहीं लगी, ये घर पे ही बैठा रहता था। तो वो जो बूटा चौधरी था और जो शीला चौधरी हैं, इनके 3 बच्चे हैं। एक का नाम है सकल, जिसके हम स्टोरी पढ़ेंगे, उसका छोटा भाई है जीतू और इन दोनों भाइयों की बहन है सीतू। तो बच्चे, जो सकल था वो वैसे तो अपनी मम्मी को घर पे काम करा देता था, थोड़ी बहुत हाउस होल्ड के। तो एक बूटा चौधरी और शीला चौधरी चाहते थे कि सकल आगे पढ़े, तो सकल को स्कूल ज्वाइन करा दिया। तो सकल ने सबसे पहले तो एक हायर सेकेंडरी पास करा, हायर सेकेंडरी स्कूल इसने पास करा। पर इसके पेरेंट्स चाहते थे कि ये और आगे पढ़े, तो इसको और आगे पढ़ाने के लिए इन्होंने इसे वोकेशनल कंप्यूटर कोर्स करा दिया। वोकेशनल कंप्यूटर कोर्स, इन्होंने इसे वोकेशनल कंप्यूटर कोर्स करा दिया। तो जब इसने अपना कंप्यूटर कोर्स खत्म किया, इन्होंने लोन लेके कंप्यूटर कोर्स करा और लोन लेने के बाद में जब इसने अपना कंप्यूटर कोर्स खत्म किया तो इसकी जॉब लग गई एक प्राइवेट फर्म में। अब प्राइवेट फर्म में सकल ने बहुत मेहनत करके काम करा और उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा। उस सॉफ्टवेयर से कंपनी को बहुत फायदा हुआ और कब कंपनी को फायदा हुआ तो जो सकल के जो बॉस थे उन्होंने भी इसकी बहुत तारीफ करी और इसकी सैलरी बहुत अच्छी कर दी, बहुत इंप्रूव कर दी। तो ये तो कहानी हुई सकल की। एक और कहानी हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे विलास की कहानी। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ विलास। तो विलास नाम का एक 11 ईयर ओल्ड बॉय है, वो भी सीमापुर विलेज में ही रहता है। इसके पेरेंट्स है महेश, जो कि एक फिशरमैन है, और इसकी मदर है गीता। तो विलास जो है, इसके जो पापा महेश, ये जब विलास 2 साल का था तब वो एक्सपायर हो गए थे। तो इसकी जो मदर थी गीता, अब उसे क्या करना होता था, उसे पॉन्ड में से फिशेस पकड़ के और उसे मंडी में सोल्ड करना होता था। तो ये अराउंड 20 to 30 रुपीज पर डे अर्न कर लेती हैं। फिर एक दिन पता लगा कि विलास को एक बीमारी है, उसका नाम है अर्थराइटिस। पर क्योंकि ये फैमिली बहुत ही गरीब थी तो इनके पास इतने रुपए नहीं थे कि ये डॉक्टर को जाके दिखा सके, इसका ट्रीटमेंट ले सके। फिर विलास स्कूल भी नहीं जा सका इसी वजह से, और ना ही विलास को पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट था। तो विलास क्या करता था सारा दिन, विलास अपनी मदर की हेल्प कर देता था, या फिर इसका छोटा भाई था मोहन, इसका छोटा भाई था मोहन, उसकी देखभाल कर लेता था। कुछ टाइम बाद इस फैमिली पे एक और ट्रेजेडी आ गई। क्या ट्रेजेडी आई कि जो गीता थी वो भी बीमार हो गई। अब ये भी बीमार है, फादर तो है ही नहीं, मोहन छोटा सा बच्चा है, अब बचा विलास जिसको भी ऑर्थराइटिस है। पर विलास को अब क्या करना होता था, विलास को भी अब एक ही काम आता था और वो वही काम कर सकता था कि वो पॉन्ड में से फिशेस लेके आए और उन्हें मंडी में सेल कर दे। तो विलास भी 20 to 30 रुपीज एक दिन में अर्न करने लगा। तो बच्चों, 20 to 30 रुपीज एक दिन में कोई अर्न कर रहा है और किसी फैमिली में 3 मेंबर हैं, तो देखिए कितना मुश्किल होगा सरवाइव करना। तो बच्चों, अभी आपने 2 स्टोरी पढ़ी, एक तो विलास की स्टोरी और एक सकल की स्टोरी। तो सकल की स्टोरी में तो देखिए, सकल शुरुआत से ही बहुत हेल्दी था, पढ़ने में अच्छा था, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता था। वहीं पे जो विलास था वो बचपन से थोड़ा बीमार रहता था, उसको डॉक्टर को विजिट करना रहता था मगर वो जा नहीं सका, और फिर फाइनली वो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं लिया उसने। तो जो सकल था उसे तो अपने बॉस से रिकमेंडेशन मिला, उसको प्रमोशन मिला, उसकी सैलरी बढ़ी और इसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। ना सिर्फ इसकी लाइफ चेंज हो गई बल्कि इसकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो गई। वहीं पे विलास की अगर बात करें तो विलास के फादर फिशरमैन थे, उसकी मदर फिशरमैन बनी, विलास खुद एक फिशरमैन ही बन के रह गया। इसकी पूरी लाइफ एक अनस्किल्ड लेबर की तरह निकल गई।
वहीं पे अगर हम बात करें शकल की, तो शकल की इतने साल की एजुकेशन ने उसके लेबर में एक क्वालिटी ऐड कर दी। वो क्वालिटी की वजह से ही आज शकल की पूरी लाइफ चेंज हो गई है, और ना सिर्फ शकल की लाइफ चेंज हुई है बल्कि उसकी पूरी सोसाइटी में उसकी वजह से एक डिफरेंस बन गया है। तो बच्चों, जैसे लोग शेयर मार्केट में, शेयर में या फिर लैंड में, बॉन्ड्स में, इन सब में इन्वेस्ट करता है, इन सब में जब आदमी कोई इन्वेस्ट करता है तो वो बहुत हाई शेयर एक्सपेक्ट करता है रिटर्न में, मतलब वो एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में उसके बहुत अच्छा इसका रिटर्न मिलेगा। वैसे ही किसी भी चाइल्ड को अगर इन्वेस्टमेंट करा जाए उसकी एजुकेशन में, उसकी हेल्थ में, तो हम उससे बहुत अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है जो नोटिस करी गई है, जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, हालांकि इस केस में हमारे पास एजुकेटेड पेरेंट्स नहीं थे, पर अगर एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं तो वो अपने किड्स को, अपने बच्चों को ज्यादा एजुकेशन में और ज्यादा हेल्थ में ध्यान रख के ही ग्रो करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अच्छी हेल्थ और प्रॉपर एजुकेशन के कितने फायदे होते हैं। बच्चों, मैं अपनी इस ह्यूमन रिसोर्स वाली बात को थोड़ा और एम्फेसाइज करने के लिए एक एग्जांपल और देता हूं। देखिए, बात करते हैं जापान की। देखिए, जापान कितनी छोटी सी जगह है, इतनी छोटी सी जगह पे, जहां जो कि वर्ल्ड मैप में तो शायद दिखाई तक नहीं देती, इतनी सी जगह पे अमेरिका ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए, न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए, वो भी दो। उसके बाद भी आज जापान दुनिया में सबसे डेवलप्ड कंट्री है। जापान ने अपने ह्यूमन रिसोर्स को समझा, उसने जो डेवलपमेंट किया उसमें अपने ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस को समझा, उसी के बाद ये डेवलपमेंट जापान में दिखने को मिला है। जापान के पास नेचुरली अकरिंग कोई न मिनरल है, न इसके पास कोई दूसरी नेचुरल रिसोर्स है, न इसके पास अर्निंग का कोई और सोर्स है। जापान के पास सिर्फ एक रिसोर्स है और वो है ह्यूमन रिसोर्स। तो हो सकता है अब आप ह्यूमन रिसोर्स की पावर को भी समझ रहे होंगे। जापान जैसी और भी कई कंट्रीज हैं, उन्होंने अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान लोगों के एजुकेशन और उनकी हेल्थ पे लगाया। उनके पास जो अवेलेबल लैंड है या अवेलेबल रिसोर्सेज है या जो अवेलेबल दूसरा फिजिकल कैपिटल है, उन सबको उन्होंने एफिशिएंटली यूज करा, और इसी एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से, इवोल्यूशन से, इन लोगों ने अपनी कंट्री को रिच और डेवलप्ड बनाया। तो चलिए अब बात करते हैं एक्टिविटीज की। एक्टिविटीज क्या होती हैं? देखिए, अभी हमने विलास और शकल की बात करी थी। उसमें जो विलास था वो फिशेस सोल्ड करता था, तो वो क्या थी? वो एक टाइप की एक्टिविटी थी। वहीं पे जब हमने शकल की बात करी थी तो वो क्या करता था? वो एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता था, वो भी क्या थी? वो एक तरह की एक्टिविटी थी। वैसे फार्मिंग हो, चाहे फिशिंग हो, चाहे पोल्ट्री हो, चाहे कुछ और हो, वो सब क्या है? एक तरह की एक्टिविटी है। तो एक्टिविटीज को भी हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, ये एक्टिविटी या तो इकोनॉमिक होगी या नॉन इकोनॉमिक होगी, मार्केट या नॉन मार्केट। इकोनॉमिक या मार्केट हम कुछ भी बोल सकते हैं। सो या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या मार्केट एक्टिविटी होगी, या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या नॉन मार्केट एक्टिविटी होगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उन एक्टिविटीज को बोलते हैं जिनमें से कुछ रेम्यूनरेशंस इन्वॉल्व हो। रेम्यूनरेशंस मतलब पैसा, जिनमें कुछ मनी इन्वॉल्व हो, उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर मार्केट एक्टिविटी, और जिनके अंदर कोई मनी इन्वॉल्व ना हो उन्हें हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर नॉन मार्केट इकोनॉमी एक्टिविटी। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को या फिर मार्केट एक्टिविटी को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो प्राइमरी एक्टिविटी, या फिर सेकेंडरी एक्टिविटी, या फिर टर्शियरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, इन सबको बोलते हैं हम प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग को हम बोलते हैं, इसलिए वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। और टर्शियरी एक्टिविटी होती है जैसे कि ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, किसी भी टाइप की सर्विस होती है, उसे हम बोलते हैं कि वो टर्शियरी एक्टिविटी है। इसके बाद अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की या नॉन मार्केट एक्टिविटी की बात करें, तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन,
जो एक्टिविटी प्रोडक्शन इन्वॉल्व करती है किसका, सेल्फ कंजम्पशन का, जैसे घर पे खाना बनाना, वो क्या है, वो एक एक्टिविटी है जो नॉन इकोनॉमिक है, जो नॉन मार्केट है। जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों की केयर करना, वो क्या है, वो भी एक एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक या फिर नॉन मार्केट एक्टिविटी है। तो बेसिकली रीजन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ने का ये है कि हम मैन एंड वुमेन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उन्हें डिफाइन करेंगे, उन्हें समझेंगे। तो बच्चों देखिए, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन की। तो देखिए, कुछ हिस्टोरिकल और कुछ कल्चरल रीजंस की वजह से मैन और वुमेन के लेबर में एक डिवीजन आ गया है। क्या डिवीजन आया उसे समझते हैं। अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, कि एक आदमी था, उसका नाम था बूटा चौधरी। बूटा चौधरी ये कौन था, ये एक फार्म लेबर था, फार्म लेबर। और इसकी वाइफ थी शीला चौधरी। तो बूटा चौधरी क्या करता था, बूटा चौधरी क्योंकि फार्म लेबर था तो वो फार्म में काम करवाता था, कल्टीवेशन करता था क्रॉप का, उसको मार्केट में सेल करवाता था। और शीला क्या करती है, देखिए शीला क्या करती है कि वो घर के काम देखती है, जैसे खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, इस टाइप का काम शीला देखती है। पर शीला को उसके काम के लिए, सर्विस के लिए कुछ रेम्यूनरेशन नहीं मिलते हैं। जो शीला ने काम किया उसकी सर्विसेज के लिए उसे पे नहीं किया गया। इसका मतलब बूटा चौधरी ने तो जो काम किया उसने उस काम का कुछ पैसा लिया, कुछ रेम्यूनरेशन लिए। इसका मतलब बूटा चौधरी के काम करे गए काम को में जो अर्निंग थी, उस अर्निंग का कुछ नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन था, इसकी इनकम को नेशनली कुछ रिकॉग्निशन मिला। पर शीला ने जो भी एक्टिविटी करी उसके लिए, उसके काम में उसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिला, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो अब बात करते हैं गीता की। गीता कौन है, गीता विलास की मदर है। वो क्या करती है, वो फिशेस सेल करती, सेलिंग फिशेस, और ये डेली का 20 to 30 रुपीज अर्न करती है। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि वुमेन जब लेबर मार्केट में एंटर करती तो उन्हें पैसा मिलता भी है। जैसे शीला ने लेबर मार्केट में कभी एंटर नहीं करा तो उसे कभी पैसा नहीं मिला, पर गीता ने लेबर मार्केट में एंटर किया तो उसे अमाउंट मिलने भी लगा, अर्निंग्स मिलने भी लगी, और उसने नेशनल इनकम में कुछ कंट्रीब्यूशन भी किया। अब बिल्कुल मेल की तरह, मेल को जैसे हायर एजुकेशन पे एंड स्किल्स पे, हाई एजुकेशन एंड स्किल्स पे दे गेट हायर इनकम, जैसा मेल के साथ में होता है। जैसा हमने शकल के केस में देखा था, शकल ने एजुकेशन अच्छी करी, उसके स्किल्स अच्छे थे तो उसे हायर इनकम मिलती थी। वैसे विलास या गीता की बात करें तो उनकी एजुकेशन कम है, स्किल्स कम है, तो उन्हें लो इनकम मिलती है। इसका मतलब अगर एजुकेटेड मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में एजुकेशन का तो इक्विवेलेंट फर्क है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पर प्रॉब्लम यही तो आती है, प्रॉब्लम यह है कि वुमेन का एजुकेशन लेवल हमेशा से कम रहा है, लो एजुकेशन लेवल। काफी वक्त से, शुरू से ही बल्कि देखा जाए तो, कि वुमेन को हमेशा से ही एजुकेशन से अपार्ट रखा गया है, अलूफ रखा गया है। इसी वजह से उनका हमेशा से एजुकेशन लेवल कम रह गया है। तो जब एजुकेशन लेवल कम है तो उनकी इनकम भी हमेशा कम होती है, और उनको ऐसे सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट मिलता है जहां पे सैलरी या तो इरेगुलर है या फिर लो है, और वहां पे एब्सेंस है बेसिक फैसिलिटीज की। बेसिक फैसिलिटीज वुमेन के लिए हम किस किस तरह की फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, फैसिलिटीज जैसे एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज जैसे मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। मगर ऐसा नहीं है कि एजुकेशन मिलने के बाद में भी वुमेन को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है। ज्यादातर वुमेन का इंक्लिनेशन रहता है या तो मेडिकल में या फिर टीचिंग में। हालांकि आज कुछ वुमेन्स ऐसे भी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी एंटर कर रही हैं या दूसरी सर्विसेज में भी इन्वॉल्व हो रही हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मैन और वुमेन कैसे डिफर कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें,
ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है, तो उनके साथ भी शेयर करें।